हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम इकोनॉमी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा, आज सुबह की न्यूज़ है कि जो रुपी है, इंडियन रुपी, वो 80 रुपये तक गिर चुका है। उसकी वैल्यू 80 रुपये हो गई है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। फाइन, ये न्यूज़ है। तो आज के डिस्कशन में हम यही सब देखने वाले हैं कि इस बात का मतलब क्या है कि रुपी जो है उसकी वैल्यू 80 रुपये हो गई है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। इसका इम्प्लीकेशन क्या है और इससे रिलेटेड टर्म्स, ये कैसे गिरता है, कैसे उठता है, अप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, और इसके गिरने से इकॉनमी पे इम्प्लीकेशन क्या होता है, डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है यहाँ पे, और ये जो फॉल है ये कैसे रुकेगा, क्या करते हैं इसके लिए, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये कोई फैक्चुअल वीडियो नहीं है जैसे जनरली होती है कि आपने फैक्ट याद कर लिया। मतलब आप सोचें कि आपको पता चल गया कि 80 रुपये वैल्यू हो गई है, अब एग्ज़ाम में आएगा तो अब ऑप्शन मार देंगे 80। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। ठीक है, आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे अगर यूपीएससी के पिछले 2-4 साल के, तो इकोनॉमी के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। उसको आंसर करने के लिए आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, तभी आप जवाब दे पाएंगे। फाइन, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि ये कैसे होता है, रुपी का अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कैसे होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि क्वेश्चन वहाँ बन सकते हैं। फाइन, तो इस वीडियो में बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं और जितने भी रिलेटेड टर्म्स आएंगे सामने, एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रिजर्व, डिमांड, सप्लाई, हर चीज़ में डिफ़ाइन करूँगा, क्लियर करूँगा वहीं पर। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने जैसे ये देख ही लिया कॉन्टेक्स्ट कि न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि आज सुबह की न्यूज़ है 80 रुपये पहुँच गई है रुपये की वैल्यू। पिछले कई दिनों से लगातार गिर रही थी, आज इसने 80 क्रॉस कर दिया है, विच इज़ हिस्टोरिकली लो। आज से पहले कभी 80 नहीं हुआ था यूएस डॉलर के अगेंस्ट। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपको एक यूएस डॉलर ख़रीदना है तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। अभी तक आपको 60, 65, 70, 75 ये देना पड़ रहा था। अभी आपको अगर यूएस डॉलर एक ख़रीदना है तो एक यूएस डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 80 रुपये की हो गई है। फाइन, इस न्यूज़ को समझने के लिए आपको इकॉनमी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी मांग है मार्केट में, वो उसका डिमांड है, और पीछे से प्रोडक्ट कितना आ रहा है मार्केट में, वो उसकी सप्लाई है। ठीक है, डिमांड का एक लॉ होता है, सप्लाई का भी एक लॉ होता है। डिमांड का लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि किसी भी प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, उसका रेट भी बढ़ जाता है, और जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड घटता है तो उसका रेट भी घट जाता है। सिंपल। सप्लाई का लॉ क्या कहता है, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई जब बढ़ जाती है तो उसका प्राइस घट जाता है। जस्ट अपोजिट, अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए तो उसका प्राइस घट जाता है, और किसी चीज़ की सप्लाई अगर कम हो जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा लॉ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब न्यूज़ में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा था। ठीक है, और ये जो न्यूज़ है कि रुपये का इतना वैल्यू हो गया डॉलर के अगेंस्ट, इसको कहते हैं क्या, इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। एक्सचेंज रेट इसी चीज़ को कहते हैं कि एक करेंसी को अगर आपको ख़रीदना है तो उसके बदले आपको अपनी कितनी करेंसी देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक यूएस डॉलर ख़रीदना है तो आपको 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो डॉलर और रुपये का एक्सचेंज रेट कितना है, 80 रुपये, है ना। यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज हो रही है, आपको डॉलर मिल रहा है, रुपीज़ आप दे रहे हैं, रुपये के बदले डॉलर को एक्सचेंज कर रहे हैं, और इस एक्सचेंज करने का रेट क्या है, 80 रुपये। आपको 80 रुपये देंगे तो आपको एक डॉलर मिलेगा। इस चीज़ को एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, ये आपने न्यूज़ में हर जगह देखा होगा, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इसी चीज़ को कहा जाता है कि एक करेंसी ख़रीदने के लिए आपको अपनी कितनी देनी पड़ेगी करेंसी, एक्सचेंज रेट वही है। फाइन, नेक्स्ट अब हम आते हैं कि जो रुपये है ये क्यों गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, इसकी वैल्यू क्यों गिर रही है। राइट, तो इसका सिंपल सा यही आंसर है, जो मैंने भी पीछे आपको डिमांड सप्लाई समझाया है उसका यूज़ यहीं पर है, कि जो डॉलर का डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है, और रुपये का डिमांड नहीं है, इस वजह से उसकी वैल्यू घट गई है। मैंने पीछे बताया था कि डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और डिमांड किसी चीज़ की घटती है तो उसका प्राइस घट जाता है। ठीक है, तो डॉलर का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, और रुपये का डिमांड बहुत कम है, इसलिए रुपये की वैल्यू कम हो गई है। ऐसा क्यों है, मतलब डॉलर का डिमांड इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें तो डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। फाइन, आपको कुछ भी ख़रीदना हो इंटरनेशनल मार्केट में तो आपको डॉलर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट डॉलर ही ख़रीद रहे हैं इसलिए डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, ये इनडायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, डायरेक्ट हमें डॉलर का कोई काम नहीं है, हमें डॉलर की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि हमें बाकी चीज़ें डॉलर से खरीदनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में अगर आप देखें तो जितना भी क्रूड ऑयल आता है, जितना भी तेल आता है, वो मिडिल ईस्ट से मोस्टली आता है। राइट, रशिया से भी आता है, मिडिल ईस्ट से मोस्टली आता है। तो मिडिल ईस्ट से आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको रियाल या किसी और अरेबियन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हम डॉलर में ही करते हैं। ठीक है,
कुछ भी ख़रीदते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका पैसा जो होता है पेमेंट वो डॉलर में ही होता है। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए डॉलर की ज़रूरत है। इस वजह से डॉलर का डिमांड बहुत है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से चीज़ें खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं और सबके बदले में हमको डॉलर का मतलब डॉलर से पेमेंट करना होता है। इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारा एक्सपोर्ट रिलेटिवली कम है। इस वजह से इंडियन रुपये का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरता जा रहा है। ये सिंपल सा रीज़न है। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे ऐसे यूज़ हो रहा है। फाइन। तो ये जो डिमांड है इतना ज़्यादा डॉलर का, ये क्यों है? इसके दो रीज़न है। एक रीज़न तो मैंने अभी बता दिया कि जो इंडिया में लोग हैं वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के बदले। क्रूड ऑयल का मैंने एग्जांपल दिया। और इसी के साथ साथ जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसकी वजह से कई सप्लाई जो हमारी उधर से आती थी उसमें भी दिक्कत आ रही है। इस वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई, इस वजह से उसका प्राइस बढ़ गया। ये भी मैंने पीछे आपको बताया था सप्लाई डिमांड के, जब मैं बता रहा था कि किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। वॉर की वजह से कार्गो फंसे हुए हैं, डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से भी सप्लाई कम हो गई है, प्राइस बढ़ गया है। जैसे सनफ्लावर ऑयल आता है यूक्रेन से, है ना। तो ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इसका पेमेंट डॉलर में ही होता है। और इंपोर्ट हाल फिलहाल में बढ़ गया है एक्सपोर्ट के, अगर कंपेयर करें एक्सपोर्ट से, तो इस वजह से डॉलर का डिमांड बढ़ गया है और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है और रुपये का डिमांड घट गया है। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हो रही है। अगर बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर लेकर आते हैं मार्केट में। ठीक है। उससे डॉलर की सप्लाई बढ़ती है मार्केट में और वो रुपीज़ लेते हैं तो रुपये का डिमांड बढ़ता है। ठीक है। जब कोई इन्वेस्ट करता है बाहर का आदमी इंडिया में तो वो बाहर से बाहर की करेंसी लेके आता है एक तो, ठीक है, और वो इंडियन रुपीज़ का डिमांड बढ़ाता है। जैसे उसने कोई शेयर ख़रीदा तो उसने इंडियन रुपीज़ में ख़रीदा ना, तो उसने डिमांड इंडियन रुपये का बढ़ाया। और आपको पता है किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इंडिया में तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगा वो। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है पिछले कुछ सालों से और ख़ासकर 2022 में इन्वेस्टमेंट गिरता जा रहा है इंडिया में। ठीक है। उसका रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट गिरने का? उसके भी बहुत से रीज़न है। एक तो पिछले 2-3 साल से ये चल रहा था पैंडेमिक, उसकी वजह से लॉकडाउन लग रहे थे तो लोग प्रॉमिसिंग मार्केट में, जब सिचुएशन ऐसी अनसर्टेनिटी वाली होती है, ठीक है, जिसमें कुछ कह नहीं सकते, तो लोग प्रॉमिसिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। राइट। इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, इस वजह से लोग अपना वो हटा रहे थे इन्वेस्टमेंट यहाँ से। अभी जो रिसेंट रीज़न है इन्वेस्टमेंट हटाने का, उसका रीज़न है अमेरिका, यूएस। आपने अगर न्यूज़ फॉलो की हो तो आपको पता होगा यूएसए में इन्फ्लेशन, महंगाई हाई चल रहा है, मतलब डिकेडल हाई। 30-40 साल में ऐसा कभी महंगाई नहीं आई थी वहाँ पे। ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन क्यों चल रहा है, दैट इज़ स्टोरी फॉर अनदर डे। अगर सिंपली मैं बताऊं उसको कि इन्फ्लेशन क्यों है यूएसए में, तो अभी पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लगे हुए थे तो इकॉनमी स्लो ना हो जाए इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई इन्फ्यूज़ किया था फेडरल रिज़र्व ने। जो बैंक है सेंट्रल बैंक यूएसए का, फेड कहते हैं उसको, फेडरल रिज़र्व, उसने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में डाला था कि इकॉनमी रुके ना। ठीक है। पैसे की सप्लाई बढ़ गई। देखिए डिमांड सप्लाई हर जगह आ रहा है। ठीक है। पैसे की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया मार्केट में। फाइन। अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए पैसे की सप्लाई कट कर रहे हैं। कट कैसे होता है? इसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं यूएसए में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसे बैंक में जमा करें। अगर सब लोग पैसे बैंक में जमा करने लगेंगे, ठीक है, तो मार्केट से पैसा ख़त्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है। इस वजह से यूएसए ने इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, पूरे मतलब ग्लोब में इतना इंटरेस्ट रेट नहीं है अभी फ़िलहाल किसी का, सबसे हाईएस्ट यूएसए में चल रहा है। इस वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे इधर उधर से निकाल के अलग अलग कंट्री से यूएसए में डाल रहे हैं। यही इंडिया के साथ भी हो रहा है। जितने भी इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से पैसे निकाल के यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए ने इंटरेस्ट रेट हाई कर रखा है। फाइन। इस वजह से भी इंडिया से इन्वेस्टमेंट हट रही है तो यहाँ से रुपये की वैल्यू गिर रही है। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे रुपये का वैल्यू गिरने के दोनों रीज़न है। एक तो डॉलर का डिमांड बढ़ता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि हमें इंपोर्ट बहुत करना पड़ रहा है। दूसरा, जो रुपये का डिमांड है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो रुपये का डिमांड बढ़ता है, जबकि लोग हटा रहे हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ से। राइट। इस वजह से भी रुपये का मतलब वो गिर रहा है वैल्यू। तो आपने देखा कि रुपये का वैल्यू क्यों गिर रहा है, मैंने दोनों रीज़न बताए, दोनों रीज़न एक्सप्लेन किया। फाइन। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है रुपये के मतलब वैल्यू गिरने का और बढ़ने का। यहाँ पे मैंने फॉलिंग एंड राइजिंग लिखा है, पर जो एक्चुअल टर्म है वो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है। जब पैसे की वैल्यू बढ़ती है उसको एप्रिशिएट कहते हैं, एप्रिसिएशन, और जब पैसे की वैल्यू गिरती है करेंसी की तो उसको डिप्रिशिएट कहते हैं। ठीक है। आपके समझने में आसान हो इसलिए मैंने फॉलिंग एंड राइजिंग लिख दिया है। ठीक है। तो क्या होता है जब कोई भी करेंसी डिप्रिशिएट होती है, ठीक है,
जैसे उसकी वैल्यू गिर रही है, तो इसके दो इम्पैक्ट हैं, एक इम्पोर्टर्स पर होता है, एक एक्सपोर्टर्स पर होता है। जो लोग ख़रीदते हैं सामान फॉरेन कंट्रीज़ से, मान लीजिए आप अमेरिका से कोई सामान ख़रीद रहे हैं तो आप इम्पोर्टर हैं, ठीक है, आप बाहर से सामान मंगा रहे हैं। और अगर आप अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, लेट्स से अमेरिका में अपना सामान बेच रहे हैं यहाँ से, तो आप एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। दोनों पे इम्पैक्ट डिफरेंट होगा करेंसी का। मान लीजिए करंट करेंसी की बात करें, जैसे 80 रुपये वैल्यू हो गई है, तो जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, उनको हर सामान बहुत महंगा पड़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट तो INR में ही करनी है। मतलब आपको अगर डॉलर में करनी है तो उसके बदले तो आप तो इंडियन रुपीज़ ही देंगे ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको हर चीज़ महंगी पड़ेगी। अगर इस वक्त आप कुछ अमेरिका से या जहाँ भी डॉलर यूज़ हो रहा है वहाँ से कुछ ख़रीदने जाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी। कैसे? मान लीजिए आपको एक पेन ख़रीदना है अमेरिका से जिसका वैल्यू $1 है, ठीक है। तो अगर आप आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले वो पेन ख़रीदते तो आपको 60-65 रुपये पेमेंट करनी पड़ती, 70 रुपये जो भी वैल्यू रही हो उस वक्त, 80 तो नहीं थी, लेट से 60 रुपये थी, ठीक है। तो आपको वो पेन ख़रीदने के लिए 60 रुपये देने पड़ते, $1 का वैल्यू, ठीक है। आज आप वही पेन ख़रीदने जाएंगे तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे अपनी जेब से। अभी भी वो एक ही $1 का पेन है, वही पेन है, सेम प्राइस वही है, लेकिन इंडिया के प्राइस की करेंसी की वैल्यू गिर गई, 80 हो गई। इस वजह से आपको उसी पेन के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो आपको महंगाई पड़ा ना। इस तरह कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करने जाएंगे, इंपोर्टर्स के लिए ये जो डिप्रिसिएशन है, पैसे की वैल्यू गिरना, ये महंगा साबित होगा, ठीक है। सिर्फ इंपोर्ट करना यही नहीं होता है, अगर आप घूमने गए हैं ट्रैवल हॉलीडे पे तो भी आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ने के लिए कॉलेज में गए तो आपकी फ़ीस महंगी हो जाएगी। ये सब इम्पैक्ट है इसका, फ़ाइन। अब आते हैं एक्सपोर्टर पे, जो लोग यहाँ से सामान बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, उनका हल्का सा फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। कैसे? प्राइस तो उनके लिए भी गिरा है, लेकिन लेट से कोई अमेरिकन है बाहर, वो इंडिया से कोई सामान ख़रीद रहा है, ठीक है। लेट से मैंगो, कोई आदमी है इंडिया में बड़ा बिजनेसमैन, वो आम यहाँ से बाहर सप्लाई करता है, ठीक है। मान लीजिए आम जो है वो 40 रुपये किलो है, ठीक, 40 रुपये किलो। तो बाहर से एक आदमी अमेरिकन आम ख़रीद रहा है। पहले वो $1 जब देता था, जब डॉलर की वैल्यू 60 रुपये थी, तो उसको 1.5 किलो आम मिलते थे, ठीक है। अब वो $1 देगा तो उसको 2 किलो आम मिलेंगे, क्योंकि 80 रुपये वैल्यू हो गई है, मतलब 40 रुपये किलो है, तो उसको एक ही डॉलर में अब 1.5 के बदले 2 किलो आम मिलेंगे। अब मान लीजिए कई जगह से आम बिक रहे हैं, कई जगह उसके पास ऑप्शन है आम लेने का, लेकिन वो देखेगा कि सबसे ज़्यादा मुझे कहाँ आम मिलेगा एक ही डॉलर में, तो वो इंडिया है। तो इस तरह ये होता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका फ़ायदा ऐसे हो जाता है कि उनका सामान बहुत बिकता है, हर कोई इंडिया से ख़रीदना चाहता है, मतलब उनको सस्ता पड़ता है, और एक्सपोर्टर्स का सामान बहुत बिकता है, ठीक है। तो जब भी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्टर्स का फ़ायदा होता है, इंपोर्टर्स का नुकसान होता है। ये सिंपल सा इम्प्लीकेशन है इसका, फाइन। नेक्स्ट कि हाउ टू स्टॉप दिस फॉल, ये जो करेंसी का डिप्रिसिएशन है ये कैसे रुकता है। सिर्फ डिप्रिसिएशन ही नहीं, अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन दोनों ही अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होता है इकॉनमी के लिए। तो कौन रोकता है? RBI रोकती है। RBI कैसे रोकती है? मान लीजिए करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि मार्केट में डिमांड डॉलर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो RBI क्या करेगा? RBI मार्केट में थोड़ा डॉलर RBI डाल देगा अपने पास से निकाल के, ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए। देखिए डिमांड सप्लाई फिर से आया, ठीक है। किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस कम होता है, ठीक है, क्योंकि डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो RBI क्या करेगा? अपने पास से थोड़ा सा डॉलर निकाल के मार्केट में डाल देगा, ताकि डॉलर का सप्लाई बढ़ जाए और प्राइस थोड़ा कम हो जाए। तो इससे रुपये की वैल्यू बेटर हो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए रुपी अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ नुकसानदेह मैंने बताया। जैसे करेंसी भी गिरती जा रही है 80-90, तो RBI को अगर ये रोकना है तो क्या करेगा? मार्केट में डॉलर लाके थोड़ा सा इन्फ्यूज़ कर देगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा, जिससे रुपये का जो गिरना है ये रुक जाएगा। एट द सेम टाइम अगर रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, 80 है, 70-60 ऐसे होने लगे, अप्रिशिएट होने लगे, तो वो भी सही नहीं है। तो वहाँ पे RBI क्या करेगा? मार्केट से डॉलर थोड़ा सा ले लेगा वापस, ठीक है, मार्केट से डॉलर निकाल लेगा, जिससे डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, फिर से रुपये का अप्रिसिएशन रुक जाएगा, ठीक है। तो RBI इस तरह से रुपीज़ का गिरना और उठना रोकता है, डॉलर डाल के डॉलर निकाल के। और ये डॉलर RBI के पास जो है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। आपने टर्म भी सुना होगा न्यूज़ में, फॉरेक्स कहते हैं शॉर्ट में। ये रिज़र्व है RBI के पास होता है, इसी में से डॉलर निकाल के वो मार्केट में डालता है और मार्केट में
वापस लेता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो पिछले कुछ महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हिस्टोरिकली हाई हो गया है, 650 बिलियन के आसपास, राइट। तो ये इस तरह से रिलेटेड है इससे कि अगर करेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, इसको रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा, इसी रिज़र्व में से डॉलर निकाल के मार्केट में डालेगा, तो ये फॉरेक्स रिज़र्व कम होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैसा है वही निकल रहा है। तो अभी की जो करंट न्यूज़ है उसमें फॉरेक्स भी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई यहाँ से पैसा निकाल के मार्केट में डाल रहा है डॉलर, ताकि जो रुपये का फॉल ही रुक जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इस तरह कम होता है। अगर हमें करेंसी डिप्रिशिएट हो रही हो तो फॉरेक्स भी कम होता है उसको रोकने के लिए, और करेंसी अप्रिशिएट हो रही हो तो फॉरेक्स बढ़ता है, क्योंकि डॉलर निकाल के मार्केट से आरबीआई अपने पास रख लेता है। तो ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ जो जुड़ी हुई एक दूसरे से, इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है। ये कैसे रिलेटेड है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही हमने काफ़ी हॉलिस्टिकली इस टॉपिक को डिस्कस किया है। जितने भी इसमें पॉसिबल क्वेश्चन थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सब मैंने क्लियर कर दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट में ही बता दूंगा। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।